हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंटरफ्रेंस इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। इंटरफ्रेंस, तरंगों का इंटरफ्रेंस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। आइए देखिए यहाँ पर इंटरफ्रेंस होता क्या है। यहाँ पर जैसे इसका जो डिफिनीशन है वो ये है, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की, यहाँ ध्यान दीजिए, एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं। ये जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो इनके अध्यारोपण, यहाँ देखिए अध्यारोपण शब्द आया है। अध्यारोपण सुपरपोजिशन, तो अध्यारोपण होता है तो कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम हो जाती है या शून्य हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं, इंटरफ्रेंस कहते हैं। ओके, इंटरफ्रेंस कितने प्रकार का होता है? जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम हो जाती है, जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम हो जाती है उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कहते हैं, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम लगभग शून्य हो जाती है वहां पर विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, डिस्ट्रैक्टिव इंटरफ्रेंस कहते हैं, इंग्लिश में इसे डिस्ट्रैक्टिव इंटरफ्रेंस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंटरफ्रेंस होता क्या है। ये जैसे मान लेते हैं दो तरंगे हैं, दो तरंगे यहाँ पर एक ही फ्रीक्वेंसी के चल रही हैं। यहाँ पर मान लेते हैं जैसे ये यहाँ से चलना शुरू किए, एक ही स्रोत से अगर मान लेते हैं ये चलना शुरू करती है तो इनका अध्यारोपण होता है। अध्यारोपण का मतलब इनका जो परिणामी विस्थापन होता है उसका बीजगणितीय योग लिखते हैं, उसको बीजगणितीय योग लिखते हैं वहां पर, तो हम उसकी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर अध्यारोपण का मतलब होता है अगर भिन्न भिन्न तरंगे चल रही हैं और जिनके विस्थापन y1, y2, y3, y4 ऐसे दिए गए हैं तो ये सेमा ऐसे जुड़ते चले जाते हैं। इसी को हम कहते हैं सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन में विस्थापन जो है उनका जुड़ता चला जाता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हम जोड़ते हुए आगे चले जाते हैं। ठीक है, इसी को हम सुपरपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर तरंगों का जो व्यतिकरण होता है, ये दो तरंगे होती हैं एक ही फ्रीक्वेंसी की, जब एक ही माध्यम में एक ही दिशा में चलती हैं तो कुछ बिंदुओं पर तीव्रता बढ़ती है, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता घटती है और इस घटना को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर व्यतिकरण होता क्या है, चाहे साउंड की वेव होती है चाहे लाइट की वेव होती है, दोनों वेव अगर चलती हैं माध्यम में तो साउंड की जो वेव होती है उसमें भी व्यतिकरण होता है और लाइट की वेव होती है वो भी चलती है तो उसमें भी व्यतिकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं जैसे इसका उदाहरण अगर देखना चाहें तो मान लेते हैं जैसे कहीं से दो साउंड स्रोत हैं और यहाँ से एक ही फ्रीक्वेंसी के दो साउंड उत्पन्न होते हैं। तो आप कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है तो जब इसका साउंड सुनता है तो कभी यहाँ पर ये देखा जाता है साउंड की तीव्रता कभी बढ़ जाती है और साउंड की तीव्रता कभी घटती हुई प्रतीत होती है, यही इंटरफ्रेंस होता है। ठीक है, इंटरफ्रेंस। तो यहाँ पर जब हमको साउंड की इस तीव्रता बढ़ती है तो वहाँ पर संपूसी कहेंगे उसे, और जहाँ तीव्रता घटती है उसे विनाशी कहते हैं, व्यतिकरण हो रहा है। तो किसी स्रोत से जब दो तरंगे एक ही आवृत्ति की निकलती हैं साउंड की, तो वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति कुछ दूरी पर बैठा है तो उसे साउंड की तीव्रता में कभी बढ़ती हुई प्रतीत होगी कभी घटती हुई प्रतीत होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरफ्रेंस कहते हैं। लाइट में भी यही होता है। लाइट की प्रकाश स्रोत, किसी दो स्रोत से अगर लाइट निकल रही है तो उसमें भी इनका जो है सुपरपोजिशन होता है, अध्यारोपण होता है, जिसके फलस्वरूप उनकी भी तीव्रता कुछ बिंदुओं पर बढ़ती है कुछ बिंदुओं पर घटती है, जिसे हम क्या कहते हैं? व्यतिकरण होता है। तो जिन बिंदुओं पर लाइट में प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है वहां पे ब्राइट फ्रिंजें मिलती हैं और जिन बिंदुओं पर तीव्रता घटती है वहां पे बिल्कुल डार्क फ्रिंज मिलती है। ठीक है, फ्रिंज क्या होता है ये नेक्स्ट अभी अगले वीडियो में आपको बताएंगे। लाइट का जब इंटरफ्रेंस पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे आपको कि लाइट में डार्क और ब्राइट फ्रिंजें कैसे बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम ये देखें कि यहाँ पर जो इंटरफ्रेंस है इसका इक्वेशन कैसे हम ज्ञात करेंगे।
तो आइए देखते हैं इसका इक्वेशन कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसका इक्वेशन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि दो साउंड, यहाँ दो वेव हैं। एक वेव का जो यहाँ पर है y1 इजकल टू a1, यहाँ पर साइन ओमेगा टी और माइनस के एक्स, ये कौन सा इक्वेशन है? ये परगामी तरंग है। परगामी तरंगें क्या होती हैं? जब किसी माध्यम में लगातार तरंगें उत्पन्न की जाती हैं तो उसे हम परगामी तरंग कहते हैं। तो परगामी तरंग का समीकरण हम लोग जानते हैं, ये पढ़ाया गया है। तो y1 इजकल टू होता है a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये एक परगामी तरंग चल रही है। दूसरी परगामी जो तरंग है इसका आयाम a2 मान लेते हैं, यहाँ पर a2 है और इसमें साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और कला में ए फाई आगे है, कला में आगे है। इनके कला में थोड़ा सा अंतर है। कला में जब अंतर होगा तभी जो है इनमें इनकी जो तीव्रता कुछ बिंदुओं पर बढ़ेगी और कुछ बिंदुओं पर घटेगी। तो मान लेते हैं कि इनके कला में फाई का डिफरेंस है, ये फाई कला है। तो अब इनका जो अध्यारोपण होगा, अध्यारोपण, तो अध्यारोपण के फलस्वरूप क्या हम लिख सकते हैं? अध्यारोपण के फलस्वरूप जो परिणामी विस्थापन होगा y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस क्या हो जाएगा y2। तो जब यहाँ y से क्या लिखेंगे, y1 की वैल्यू यहाँ से दी गई है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव हो जाएगा यहाँ पर। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस यहाँ पर हो जाएगा a2। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर हम मान ले a और इसको मान ले b, तो एक फार्मूला होता है साइन a प्लस b बराबर होता है साइन a कास b प्लस कास a साइन b होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार अगर हम लिखें तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ ब्रेक करेंगे इसको तो लिखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और कास फाई और प्लस यहाँ पे लिखेंगे कास ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन फाई। ओके, अब a2 यहाँ पर देखिए, इसको ब्रेक करके हम a1 यहाँ से देखिए, यहाँ से साइन ओमेगा टी इसमें कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ कॉमन ज्ञात कर लेते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा a1 और प्लस इसमें बचेगा a2 कास फाई। ठीक है, ये बचेगा और प्लस यहाँ पर जो बचेगा a2 का इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा a2 कास ओमेगा टी माइनस के एक्स और साइन फाइव। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, इसको हम यहाँ पर ये मान लेते हैं इसमें कि क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए a1 यहाँ पर ये साइन ओमेगा टी इसमें कॉमन हो गया तो हमने ये स्टेप पूरा कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे हम मानेंगे क्या, यहाँ पर मान लेते हैं कि जो ये परिणामी तरंग है, इस परिणामी तरंग का जो आयाम है वो कैपिटल आर है। परिणामी जो तरंग है, ये हमारा जो परिणामी डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो आयाम है वो क्या मान लें, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर अगर हम परिणामी तरंग का जो तीव्रता है उसका जो आयाम है वो कैपिटल आर मानते हैं, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो दिया हुआ a1 प्लस a2 कॉस फाई, ये आपको मानना पड़ेगा। तो इसको हम मान लेते हैं आर कॉस थीटा, क्या मान लेते हैं, आर कॉस थीटा। और दूसरा स्टेप जो आपका दिया हुआ है a2 साइन फाइव, a2 साइन फाइव को हम मान लेते हैं आर साइन थीटा। ये थीटा लास्ट में कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई नहीं है, ये एक तरह का कोण है ये भी। तो यहाँ पर हमने ये मान लिया कि a1 a2 cos फाई जो है ये r cos थीटा है, क्योंकि यहाँ पर हम परिणामी तरंग की तीव्रता मान लेते हैं। ये परिणामी तरंग की यहाँ परिणामी तरंग का आयाम है कैपिटल आर, ये परिणामी जो तरंग का है क्या है, आयाम है, ये आयाम हो जाएगा, यहाँ पर परिणामी तरंग का आयाम है।
तो अब यहाँ पर अगर इस मान को हम रखते हैं इसमें तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर तो ये मान रखेंगे तो यहाँ से r जो है आ जाएगा, दोनों में r आएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे r, और यहाँ भी आ जाएगा r साइन थीटा, तो r यहाँ भी रहेगा, और यहाँ पे r कॉस थीटा है, तो r साथ साथ हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बन रहा है एक फार्मूला ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहाँ पर आप मान रखे हैं कॉस थीटा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका r कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहाँ पे बन जाएगा साइन थीटा। देखिए एक फार्मूला बन गया यहाँ पर, तो y इक्वल टू हो जाएगा r, और यहाँ इसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस थीटा, a प्लस बी का एक फार्मूला बन गया। इससे क्या सिद्ध हो रहा है, इससे सिद्ध हो रहा है जो परिणामी तरंग का जो विस्थापन का समीकरण होगा वो भी एक परिगामी तरंग ही होगा, परिगामी तरंग का समीकरण होगा, जैसे यहाँ से स्पष्ट होता है। यहाँ पर देखिए y इक्वल टू जो आया है ये परिणामी विस्थापन का जो समीकरण है, यहाँ परिणामी आयाम कैपिटल R आया है, साइन ओमेगा टी माइनस के प्लस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया इसका इक्वेशन, ये जो है इंटरफेरेंस व्यतिकरण का ये समीकरण है। ये समीकरण अगर प्राप्त करने के लिए आपसे कहा जाता है परिणामी विस्थापन का समीकरण प्राप्त कीजिए, तो परिणामी विस्थापन का समीकरण हम इसी तरह से प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम ये आपको बताएंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जैसे ये हमने माने हैं यहाँ पर r cos थीटा बराबर a1 प्लस a2 cos फाइव होता है, r साइन थीटा बराबर a2 साइन फाइव होता है। अगर ये दोनों को वर्ग करके हम जोड़ दें, तो वर्ग करके जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे बनेगा, यहाँ से बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, और प्लस यहाँ पे बन जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मिल रहा है ये r स्क्वायर इक्वल टू हमको क्या प्राप्त हो रहा है, तो r स्क्वायर इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो है क्या होता है, 1 हो जाता है, यहाँ पर 1 होगा। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से मिल रहा है हमको, इसको ब्रेक कर दीजिए यहाँ से, तो हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2a1 a2 कॉस फाइव, ठीक है, कॉस फाइव, और प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए इसको, ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से कॉमन a2 के लिए हम कॉमन निकालें इसमें, तो यहाँ हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 2a1 a2 कॉस फाइव, कॉस फाइव, इसका मान क्या हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो r स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव हो जाएगा। ये जो है परिणामी आयाम का समीकरण हो गया, यहाँ से ये परिणामी आयाम का समीकरण जो है हम ज्ञात कर लिए, और इससे हम r की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। r हटाएंगे तो रूट हो जाएगा इसमें, तो a1 a2 और उनके बीच कला पता है फेस, दोनों वेव के बीच में अगर फेस पता है, कला क्या है, और दोनों के आयाम ज्ञात हों, तो हम परिणामी जो तरंग है उसका जो आयाम है, आयाम का इक्वेशन हम ज्ञात कर लिए, ठीक है। ये r होगा, यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ ये देखिए, यहाँ पर जो तरंग की तीव्रता, इसको हमको तीव्रता के रूप में लिखनी है, जो वेव है उस वेव की तीव्रता क्या होगी, तीव्रता को हम किसे लिखते हैं, कैपिटल I से, और I इक्वल टू होता है के आर स्क्वायर। तरंग की जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है।
तो तरंग की जो तीव्रता होती है वो तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यहाँ तरंग की तीव्रता परिणामी अगर हम मान लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा k और आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। अब आर स्क्वायर की वैल्यू रख दें यहाँ से तो हमको तरंग की तीव्रता मिल जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा k और आर स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात है ए स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, अब दो तरंग की तीव्रता है तो पहली जो तीव्रता है उसको हम लिख सकते हैं I1 और k a1 स्क्वायर, और दूसरी तरंग की तीव्रता जो थी उसको I2 मान सकते हैं और k a2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो तरंग की तीव्रता क्या होती है, उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। तो पहली तरंग की जो तीव्रता है I1 इजकल टू k a1 स्क्वायर लिख सकते हैं, और दूसरी तरंग की जो तीव्रता थी I2 को हम k a2 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ k क्या है, तरंग के लिए एक कांस्टेंट है। ठीक है, नियतांक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं I इक्वल टू लिख सकते हैं k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2k a1 a2 cos फाई। अब ये इसके तीव्रता के रूप में लिखना है, यहाँ पे आयाम के रूप में आया है, ये आयाम के रूप में लिखा गया है। अब हमको किस में लिखना है, ये तीव्रता के रूप में लिखना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर इसको हम के कामन ले लेते हैं इसमें, तो आई इक्वल टू यहाँ पर के कामन ले लें यहाँ पर, तो एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला बनने जा रहा है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई हो जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर cos फाई हो गया। अब देखें यहाँ से a2, तो अगर इसमें हम वैल्यू रखें क्या, तो वैल्यू अगर यहाँ फाई की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम, cos फाई की वैल्यू अधिकतम कितने पे होगा, ये देख लीजिए यहाँ पर cos फाई का जो मान होता है, फाई के दो मान होते हैं, एक अधिकतम, तो अधिकतम मान फाई का कब मिलेगा, अधिकतम मान फाई का होता है, cos फाई का मान अधिकतम मान हो जाएगा cos फाई का 1 होता है, और न्यूनतम मान क्या होता है, cos फाई का 0 होता है। ठीक है, cos 0 होता है। दो मान होते हैं, मैक्सिमम मान 1, मिनिमम मान 0 होता है। कोण के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ें तो cos 90 पे इसका मान 0 होता है, पूरे एक सर्किल में cos 90 पे इसका मान 0 होता है, और cos 0 पर इसका मान मैक्सिमम होता है। जैसे cos फाई 0 लिखा गया तो यहाँ पे cos 90 लिख के फाई बराबर 90 पे, तो 90 पे इसका मान 0 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को मान को रखें तो हमको समपूसी व्यतिकरण मिलेगा और विनाशी। तो अधिकतम तीव्रता के लिए cos फाई का मान जब 1 रखेंगे तो हमको एक फार्मूला मिल जाएगा I मैक्स। तो I मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा एक फार्मूला a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये आया, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आंकिक प्रश्न के लिए। I मैक्स इक्वल टू k a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अधिकतम मान क्या है, इसी पे आपको क्या मिलने वाला है, इस पे हमको समपूसी व्यतिकरण मिलेगा, इसमें समपूसी व्यतिकरण प्राप्त होगा। यहाँ पर I मैक्स तीव्रता वहाँ पर अधिकतम हो जाएगी। और जब दूसरा मान रखेंगे यहाँ पर, तो वहाँ पर दूसरा मान रखेंगे सॉरी यहाँ पर +1 पर माइनस यहाँ पर एक मान और होगा इसका, इस पे आपको मिलेगा क्या, न्यूनतम 0 से भी कम होता है, 0 से भी कम इसकी वैल्यू -1 होता है। 180 पे इसका न्यूनतम मान होगा, 0 भी होगा उससे नीचे चला आएगा, तो यहाँ पर -1 होगा। तो ये इसके मान हैं, ये अधिकतम मान है, और इसी को सबसे ज़्यादा न्यूनतम मान जो होता है, न्यूनतम मान हम इसी को पढ़ेंगे, न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान cos फाई जो होता है वो -1 होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो इसका मान होगा, ये तो ये मैक्सिमम मान ये आप पढ़ेंगे, न्यूनतम मान है 0 से भी कम होता है -1, cos की वैल्यू इसमें भी 0 से भी कम हो जाती है, -1 हो जाता है। तो -1 होगा, जैसे 180, तो 180 का मान क्या होता है, -1 होता है।
तो हम अगर माइनस पे रखेंगे तो आपको इस पे क्या मिला हमको समपोषी व्यतिकरण मिला, इस पे समपोषी व्यतिकरण आई मैक्स हो गया। अब यहाँ पर अगर हम मान रखते हैं -1 तो -1 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा विनाशी व्यतिकरण मिलेगा और इस पे आई मिनिमम होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा KA1 माइनस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, यही फार्मूला केवल याद कर लीजिए, तब भी इस पे आंकिक प्रश्न बोर्ड में NCERT पाठ्यक्रम में बहुत ज़्यादा रखे गए हैं। तो आई मैक्स और आई मिनिमम, समपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, आई मिनिमम, यहाँ तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और आई मैक्स यहाँ पर हो जाएगा KA1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें यहाँ पर आई मैक्स आई मिनिमम के लिए तो आई मैक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से आई मैक्स अपान आई मिनिमम, तो इक्वल टू बन जाएगा एक फार्मूला यहाँ पर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और बटे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए देखिए जो इक्वेशन हम लिखे थे यहाँ पर I इक्वल टू KA1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, इसी इक्वेशन में हमने मैक्सिमम और मिनिमम का मान ज्ञात कर लिया, यहाँ से आयाम के रूप में ज्ञात किया। वहाँ पर तीव्रता का जो फार्मूला आया वो आयाम के रूप में था। अब इसी फार्मूले को अगर हमसे कहा जाए इसे आप पूरे फार्मूले को तीव्रता के रूप में लिखिए, तो यहाँ जो आयाम A1 A2 आ रहा है इसको हम आयाम में लिखें, तो यहाँ आयाम में कैसे लिखेंगे, इसके लिए जस्ट अभी हमने लिखे थे वहाँ पर। तो I1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं KA1 स्क्वायर और I2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं KA2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पूरा समीकरण अगर हमसे कहा जाए आयाम के रूप में लिखो, सॉरी तीव्रता के रूप में लिखो, तो यहाँ A1 A2 को हमको हटाना होगा। तो यहाँ से हटाएंगे कैसे, तो हटाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, देखिए यहाँ ब्रैकेट खोल दीजिए, यहाँ हो जाएगा KA2 स्क्वायर प्लस 2 KA1 A2 cos फाई, ऐसे आप लिखते चले जाइए। देखिए यहाँ KA1 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, पहली तरंग की तीव्रता है तो इसे लिख सकते हैं यहाँ पर I1 और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं A2 और प्लस 2K, तो यहाँ देखिए 2 को हम बाहर कर देते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं KA1 स्क्वायर और KA2 स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, cos फाई बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ हमने क्या कर दिया, यहाँ पर K, यहाँ 2K है तो K स्क्वायर होगा, रूट हटेगा तो यहाँ K मिल जाएगा आपको। A स्क्वायर का वर्गमूल A1 हो जाएगा, A2 स्क्वायर का वर्गमूल A2 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमको इस रूप में लिखना है। तो हम इसी मान को जो है हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो रूट में आया हुआ है इसको हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 I2 और यहाँ क्या लिख सकते हैं cos फाई लिख सकते हैं। ये तीव्रता का स्टैंडर्ड फार्मूला आपको मिल गया यहाँ से। तो परिणामी जो तरंग की तीव्रता है उसका स्टैंडर्ड फार्मूला ये आपको मिला I1 प्लस I2 2I1 I2 cos फाई। यदि यहाँ पर अगर हम मान लें यहाँ पर क्या, तो माना I1 बराबर I2 और बराबर I0 मान लेते हैं I0। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू रख दें तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा I0 प्लस I0 और प्लस यहाँ पे 2, यहाँ I0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बाहर चलाएगा 2I0 cos फाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या बन जा रहा है, यहाँ से I इक्वल टू हो जाएगा I0 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 2, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2 cos फाई और 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो क्या बन जाएगा यहाँ से 2I0 हो जाएगा 1 प्लस cos फाई। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला NCERT का ये भी डेरिवेशन है, इसमें दिया हुआ है। cos फाई को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हो सकता है क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2, हाफ एंगल वाला फार्मूला लगा दें तो हाफ एंगल का जो फार्मूला लिखेंगे, सॉरी यहाँ 2 cos स्क्वायर से स्टार्ट होता है, 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस 1 होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जैसे इसमें अगर हम लिखते हैं तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा वहाँ पर, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू यहाँ पर और 2 का गुणा हो जाएगा इसमें 4i0 और यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर 5/2। ये भी एक फार्मूला बन गया यहाँ पर। अगर इनकी तीव्रता जो है इक्वल हम मान लेते हैं कि परिणामी दोनों सेम तीव्रता की चल रही हैं, तो इनका जो परिणामी तरंग का जो तीव्रता होगी वो i इक्वल टू 4i0 cos स्क्वायर 5/2 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये भी परिणामी तरंग का जो तीव्रता है इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप सॉल्व कीजिए और स्टार्टिंग से सॉल्व करते आइए। ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको बताएंगे और पढ़ते रहिए, इसको पसंद रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स।